Good morning, students. Today we'll be studying your chapter number 5 of science, coal and petroleum. मैंने वैसे लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि योर चैप्टर 3 इज़ ओमिटेड, बट जस्ट टू रिमाइंड यू, आपका चैप्टर 3 ओमिटेड है और आपके सिलेबस में नहीं आएगा, नॉट इवन इन योर सिंगल टेस्ट. सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट. और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको चैप्टर 3 क्यों नहीं कराया गया था. सो वील स्टार्ट विथ कोल एंड पेट्रोलियम. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत छोटा चैप्टर है, तो उतना टाइम नहीं लगेगा, मज़ा भी आएगा. ये जस्ट हाँ, we use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जिसमें से कुछ जो हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं. ह्यूमन एफर्ट मतलब कि इंसानी प्रयास. Does this list include air, water, soil and minerals? Since all of these are obtained from nature, they are called natural resources. तो ये पूछ रहा है क्या ये लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमें नेचर से मिलती हैं और इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं लाइफ को ईजी तरीके से जीने से, जो आपको बेनिफिट देती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं डे टू डे लाइफ में, उन्हें आप रिसोर्सेज कहते हो. और जो रिसोर्सेज आपको नेचर से मिलते हैं उन्हें आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हो. ठीक है. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th. इज वाटर आर लिमिटलेस रिसोर्स? क्या एयर, वाटर और सॉइल एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से? ये पूछा गया है आपसे. ये सब आपने क्लास 7th में वाटर में पढ़ा था. वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है. ठीक है. अच्छा, बहुत लोग ना, आप लोगों में से सोचते हो कि वाटर जो है लिमिटलेस रिसोर्स है, तीन चौथाई हमारी जो अर्थ है वो पानी से बनी हुई है, जो सच्चाई है. पर तुम लोग को शायद इतना नहीं पता कि जो 100% वाटर है उसमें से सिर्फ 1% पानी है हमारे पास, एंड मे बी उससे भी कम है. ठीक है, मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ तुम्हें. उससे भी कम पानी है जो हम पी सकते हैं. पीने लायक पानी, ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत कम है. ग्लेशियर्स का पानी, ग्राउंड वाटर, ये वो पानी है जो हम पी सकते हैं, जो पीने लायक है. आप समुंदर में जाके ना समुंदर का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो खारा होता है. चाहे आप उसकी कितनी भी सॉल्ट निकाल लो, लेकिन उसमें बहुत सॉल्ट होती है, वो नहीं. आप समुंदर के बीच में फंसे तो यू कैन नॉट ड्रिंक ओशंस वाटर. या आप समुंदर का पानी पी रहे हो, या आप कहीं किसी लेक का ऐसे पानी नहीं पी सकते. बहुत कम है हमारे पास रिसोर्सेज. हमारा ग्लेशियर्स हो गए, हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, कुछ नदियाँ हो गई, ठीक है, कुछ गिने चुने तालाब हो गए. तो ये पानी की वेस्टेज करना बहुत गलत चीज़ है. पानी बचाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है. उस चक्कर में जो हमारा पीने का पानी है वो भी ख़त्म होता जा रहा है. तो पानी लिमिटलेस ज़रूर है, लेकिन पीने का पानी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो लिमिटेड ही है. ठीक है बच्चों. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे कि रिसोर्सेज कितनी जल्दी मिल जाते हैं, उसके बेसिस पे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो दो बेसिस में डिवाइड किए गए हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. अब वो क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ते हैं. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example, sunlight, air. अब क्या इनएग्जॉस्टिबल से ही समझ आ रहा है? एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना. ठीक है. आप कभी कभार बोलते हो कि आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, परेशान हूँ. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो एग्जॉस्टेड यूज़ हो रहा है वो मतलब है ख़त्म का. तो इनएग्जॉस्टिबल से आप क्या समझ रहे हो? कि जो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती. ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंजम्पशन से, ह्यूमन यूज़ से, हमारे यूज़ करने से ख़त्म कभी नहीं हो सकती. वो उसके एग्जांपल क्या है? सनलाइट और हवा. अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो ऑब्वियसली रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं हमारे एकदम कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन से, और हम अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे. But the amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human resources. Examples are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, गैस एक्सेट्रा. तो ये जो एग्जॉस्टेबल हैं ये ख़त्म भी हो सकते हैं. अब तुम सारे पेड़ों में आग लगा दोगे तो क्या फॉरेस्ट बचेंगे? नहीं बचेंगे. वाइल्ड लाइफ
इतने सारे जानवरों को मार दोगे तो क्या सारे जानवर बचेंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि जानवर भी जो हैं धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से, और जो ये कोल, पेट्रोलियम, डीजल आप फ्यूल यूज़ करो, ये भी बच्चों लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? ऐसा नहीं है ये नेचर से नहीं मिलता है, नेचर नहीं बनाता, नेचर बनाता है, पर नेचर को हज़ारों साल लगते हैं इतना इतना भी पेट्रोल बनाने में। और हम कितने क्वांटिटी में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं? हम बहुत क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब नेचर उतना बना नहीं पाएगा जितना हम खर्च कर देंगे। इसलिए हमारा बचाना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप बोलते हो कि आप जो लोग 10-10 गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, एक एक घर के लोग 4-4 गाड़ियों में जाते हैं, इससे बेटर है आप एक गाड़ी का इस्तेमाल करो, बसेस में जाओ, मेट्रोज़ में जाओ। इसलिए ये सब चीज़ों को सरकार भी क्या करती है, उसको भी पब्लिसाइज़ करती है, उसको प्रमोट करती है बेसिकली, ठीक है। अब आप देखो, assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas. Each group may have different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that earlier generation in some groups they were concerned about the coming generations and left something for them. अभी रुको, पहले एक एक्टिविटी पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted grams, toffees. Divide students into groups of 7 each. Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2, 3. 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. These subgroups represent the consumers. As the population is growing, second and third generation have larger number of consumers. Put one full container for each group on table. Ask consumers for the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation consumer. Ask the students to observe carefully and availability of eatables in each container. If something is left in container, ask the third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is left in the container. अच्छा बच्चों, बेसिकली पता है क्या हो रहा है इसमें एक्टिविटी में? आपको क्या बोल रहा है कि आप बहुत सारे कंटेनर्स लो, एक एक कंटेनर को पीनट से, मूंगफली से, पॉपकॉर्न से, कैंडीज से, इन सब चीज़ों से भर दो खाने की। फिर जो है आप 7-7 बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करो। 7-7 बच्चों में से भी 3 ग्रुप और बनेंगे, 1 बच्चा, 2 बच्चे और 3 बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चे और 4 बच्चे, ठीक है। अब वो कैसे होगा? इसने क्या किया, जो पहला बच्चा उसे फर्स्ट जनरेशन लिख दो, जो 2 बच्चे हैं उन्हें सेकंड जनरेशन और जो 4 बच्चे हैं उन्हें थर्ड जनरेशन। तो वो बोल रहा है कि अब एक एक करके आप उन 7-7 ग्रुपों में जो ऑलरेडी 3-3 छोटे ग्रुपों में डिवाइडेड हैं 1, 2 और 4 में, उनको आप धीरे धीरे क्या करोगे, आप उनके सामने ये कंटेनर्स रखोगे जिनमें खाने का सामान है। और टीचर बोलता है कि आप ऑब्जर्व करना कि जब पहली जनरेशन को दिया जाएगा खाना तब वो बाकी 2 जनरेशन को अलाउड नहीं होगा। फर्स्ट जनरेशन खा के जब उठेगी तब सेकेंड जनरेशन को मिलेगा। और अगर सेकेंड जनरेशन के खाने के बाद वो जो है कंटेनर में कुछ बचता है तो थर्ड जनरेशन भी खाएगी। और जनरेशन के साथ तुम ये भी देख रहे होगी कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। पहले जनरेशन में 1 था, दूसरी जनरेशन में 2 है और तीसरी जनरेशन में 4 लोग हैं। तो वो बेसिकली तुम्हें इससे क्या समझाना चाह रहा है? वो ये समझाना चाह रहा है कि जो हमसे हमारी पहली जनरेशन थी और अब हम जो जनरेशन है, तो अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा है तो ही हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। अगर वो चाहते वो सारे जंगल जला देते, वो सारा पेट्रोल यूज़ कर लेते, कोल यूज़ कर लेते, तो हमें कुछ नहीं मिलता। और ऐसे अगर हम अभी सब कुछ यूज़ कर लेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन भूखी मरेंगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वो बताना चाहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है, जो ये सब चल रहा है, ये सब हम सब पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एक बंदे पे, या फिर ये हमारी पूरी जनरेशन पे डिपेंड करता है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे पाएंगे। और हमारे पुराने वाली जनरेशन ने भी कुछ किया था, इसी वजह से हमें ये सब मिल रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। In this chapter we learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organism, fossils. So these are all known as fossil fuels. Basically ये जो चैप्टर है तो वो क्या बोल रहा है कि जो कोल, पेट्रोल वगैरह है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये सब ना डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। जो लोग मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, वो जब दफन होते हैं पानी में, जब उन्हें मिट्टी में डाला जाता है तो मिट्टी, आपने पढ़ा है ना, मैन्योर, फर्टिलाइज़र, ये सब बताया था कैसे बनता है। वैसे ही इन डेड और डीकेइंग चीज़ों से क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं हमारे, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। बर्न्ड लकड़ी ही होती है जो कोल होता है, ठीक है। तो लकड़ी से कैसे बनता है, क्योंकि लकड़ी जो है डीके होनी शुरू हो जाती है, डेड डीके होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट
इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। बोल रहे क्या तुमने कभी कोयले के बारे में सुना या देखा है? हाँ जी, आई थिंक आप लोगों में से प्रॉक्स लोगों ने या सभी ने इनफैक्ट देखा होगा कि कोयला ऐसा दिखता है, ब्लैक कलर का, थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है, नॉट स्टोनी एग्जैक्टली बट हार्ड होता है और काले रंग का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam and run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as fuel in various industries. कोल जो है वो बता रहे हैं उसके यूजेस क्या है। ये सारे यूजेस हैं कोल के, कि वो कुकिंग में यूज़ होता है, वो रेलवे इंजन्स में डाला जाता है। जो रेलवे जो ट्रेन्स होती थी पहले वो कोल से ही चलती थी, उसमें यूज़ किया जाता है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल पावर प्लांट्स में। कोल एक बहुत अच्छा और यूज़फुल फ्यूल है, ठीक है, जो बहुत इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अबाउट 300 million अगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया ड्यू टू नॉर्मल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, ठीक है। 300 मिलियन साल पहले हमारे पास बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे जो ऐसी वेटलैंड एरियाज़ में पड़े हुए थे, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से और उस फिनोमिनास की वजह से फ्लडिंग हुई, बाढ़ आई और सॉइल जो है उन पर डिपॉजिट होनी शुरू हो गई। उसकी वजह से वो कंप्रेस हो गए और जो टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया दुनिया का, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल्स। जो ये हाई टेम्परेचर बढ़ा और एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो चीज़ें थी कोल जो है, प्लांट्स जो थे मरे हुए और एनिमल्स, ये धीरे धीरे कोल में चेंज होना शुरू हो गए, ठीक है, जो कि मेनली कार्बन से बने हुए होता है कोल। As more soil deposited, the temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and temperature. Dead animals slowly converted into coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation in coal is known as carbonization. जो ये conversion है कोल का, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से स्लोली होता है बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से जो कोल है बहुत सारा कार्बन कोल में मेनली कार्बन ही प्रेजेंट होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को जो ये निकालना है कोल को, इसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड बाय फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। कोल माइन शोन की गई है, ये इसलिए जो है फॉसिल फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, और इसकी माइन भी शो की गई है। ये देखो, ये जो है कोल माइन है, जो बुलडोज़र वगैरह देख रहे हो इससे कोल निकाली जाती है, ठीक है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप उसे गर्म करते हो हवा में, ठीक है, या वो जलता है तो वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो बहुत सारी ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल एंड टार एंड कोल गैस। कोल का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, बाकी काफ़ी अलग चीज़ों के लिए भी, इनसे कोल तार, कोल गैस, कोक और कोल ये सब बनाया जाता है, ठीक है।